आभार महोदय। एक प्रसिद्ध उद्धरण के अनुसार शिक्षा हमें तकनीकी ज्ञान के अलावा जीवन के रहस्यों को समझने की क्षमता देती है और हमें उसमें दक्ष भी बनाती है। इन्हीं रहस्यों को समझ पाने में हमारे गुरु और हमारे प्राध्यापक हमारा मार्गदर्शन इस प्रकार करते हैं कि हमें विश्व का तोड़ मिल जाता है। साथ ही इस अंधकार में जीवन में लोही की भांति उदित होकर हमें प्रकाश के होने का भी भान करवाते हैं। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में आसीन डॉक्टर टोपलाल वर्मा जी ऐसे ही प्रभावी और उद्बोधन करता है। महोदय जी, आपका नाम सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी जाना जाता है। आपको आपके उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। इस नवोदित विश्वविद्यालय के कुलपति मान्यवर प्रोफेसर मुकेश कुमार वर्मा जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिसका व्याख्यान अभी हम सब सुनेंगे, ऐसे श्रद्धेय प्रोफेसर रमन्ना जी, निदेशक एनआईटी रायपुर। इसके मंच पर आसीन जे.एस. रावत जी, असिस्टेंट डायरेक्टर जो दिल्ली से आए हुए हैं, प्रोफेसर पी.के. घोष जी, संजय जी, यहाँ उपस्थित इस विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण और विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए 2 दिन का प्रशिक्षण ले रहे, 2 दिन इस सेमिनार में सम्मिलित हुए ऐसे सभी प्राध्यापक एवं शोध छात्र छात्राएं। मैं तो एक कला संकाय का छात्र हूं, साइंस से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में या संघ के कार्यक्रमों में भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में जो कुछ सुना है, समझा है, उसी में से कुछ बातें आप लोगों के सामने रखूंगा। क्योंकि समय भी कम है और अपने आज के मुख्य अतिथि का व्याख्यान हम सब सुनेंगे, उसका लाभ भी हम लेंगे, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए संक्षिप्त में अपनी बात जो है आप लोगों के समक्ष रखता हूं। हम सब जानते हैं कि किसी भी देश की उन्नति, किसी भी देश का विकास जो है वहां के मानव संसाधन और भौतिक संसाधन के औद्योगिकरण से ही संभव होता है। हम जितना ज्यादा मानव संसाधन का हम तकनीकी ज्ञान या वैज्ञानिकता में प्रयोग करेंगे, उतना ही अधिक वह राष्ट्र जो है वह विकसित होगा। विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं में भारतीय सभ्यता जो है वह बहुत पुरानी है, पुरातन है। हमारा इतिहास युगों युगों से चला रहा है। जितने विकसित देश हैं, इनका इतिहास कुछ 100 सालों का है। हमारा इतिहास तो 20,000 वर्ष पुराना है। भारत की जो परंपराएं हैं, भारत के जो साहित्य हैं, इसमें भारत के ऋषि मुनियों का, भारत के संतों का, भारत के वैज्ञानिकों का, विद्वानों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत ने ही पूरा विश्व को शून्य दिया, दशमलव का आविष्कार हुआ। सूर्य ब्रह्मांड में सूर्य की स्थिति, इसके बारे में बताया। जब विश्व में कुछ नहीं था, तब भारत में सब कुछ था। भारत प्राचीन काल से ही बड़े पैमाने पर ज्ञान विज्ञान जो विदेशों को दिया। हम सब सुनते हैं, जानते हैं कि भारत का व्यापार जो है बहुत बड़ा था।
भारत में लोहे से बनी हुई सामग्रियों की मांग विदेशों में थी। उस समय भी हमारे तकनीक था, उस समय भी हमें सभी ज्ञान था। लेकिन बाद में क्या हुआ? तो बाद में जब हम आक्रांताओं के बीच में आ गए, आक्रांताओं का यहाँ पर आक्रमण हो गया, अंग्रेज आ गए, इन आक्रांताओं मुगलों के कारण भारत की ज्ञान परंपरा जो है वह विलुप्त हो गई। हम अपने पुरातन को भूलने लग गए, क्योंकि जब अंग्रेज यहाँ आए थे 1600 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापार करते करते वो पूरा विश्व, पूरा देश में फैल गए। उसी समय यहाँ भारत में लॉर्ड क्लाइव आया था। लॉर्ड क्लाइव ने पूरा भारत का भ्रमण किया, और भ्रमण करके जब वो 1832 में वहां गए, तो 1835 में ब्रिटेन की संसद में उन्होंने यही कहा, यदि आपको भारत में लंबे समय तक राज्य करना है, लंबे समय तक वहां के संसाधनों का दोहन करना है, इसके लिए हमें वहां की संस्कृति, वहां की भाषा इत्यादि को समाप्त करना होगा, उनको तहस नहस करना होगा। हम उसके चुंगल में फंस गए और हुआ वही, और हम जो है लंबे समय तक पराधीन रहे। तो भारत जो है अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर विश्व का एक समय में सिरमौर था। भारत जो है विश्व गुरु था। हम 1947 में स्वतंत्र हुए, और स्वतंत्रता के बाद भी जो होना था उतना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम विदेशी जो शासक है, अंग्रेजी जो भाषा है, विदेशी भाषा का ही हम मोहताज हुए। भारतीय भाषाएं जो है नित्य प्रतिदिन गरीब होती गई, उनका देखभाल नहीं हुआ। जिस देश में भी वहां की भाषाओं का महत्व होता है, वह राष्ट्र उतना ही ज्यादा विकसित होता है। और इसलिए हमें अपने जो भाषा है, भारतीय भाषा जो है, इस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। और सौभाग्य से इस 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू किया, और उस पर काम भी हो रहा है। लेकिन अपने प्रांत में यह थोड़ा विलंब से हुआ, और इस वर्ष से भी छत्तीसगढ़ प्रांत में सभी जगहों पर, सभी संस्थाओं में नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। इसका परिणाम जो आएगा धीरे धीरे आएगा, लेकिन अच्छा प्रभावकारी होगा। इसीलिए तो कहते थे ना, अपने भारत के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कहते थे, एक बार वो नागपुर आए थे, नागपुर के विद्यालय में व्याख्यान देते उन्होंने कहा कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बन पाया कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है, मेरी गणित और विज्ञान की शिक्षा जो है, मेरी मातृभाषा में हुई, मेरी स्थानीय भाषा में हुई, और इसलिए मैं अच्छा वैज्ञानिक बन पाया। आप लोगों ने एक सुना होगा कि मदन मोहन मालवीय जी, जिनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है भारत में, ये अंग्रेजी के महान ज्ञाता थे। और जब इसके अंग्रेजी का भाषण होता था, तो अंग्रेज विद्वान जो है वह भी सुनते थे। इन्होंने कहा था कि मैं 60 वर्ष के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि जो सहज रूप से स्थानीय भाषा में बोला जा सकता है, वह अंग्रेजी में नहीं बोला सकता। और इसलिए स्थानीय भाषा जो है उसका महत्व जो है वह काफी अधिक है। आज विश्व के जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, उन सब की अपनी स्थानीय भाषाएं हैं, और उन स्थानीय भाषाओं के आधार पर ही वो विश्व के पटल पर हैं। आज हम देखते हैं कि चाहे वो इजराइल हो, इजराइल अपने भाषा के आधार पर बड़े पैमाने पर विकास कर रहा है। वहां की हिब्रू भाषा जो है, वहां पर उसके जो विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कार्य किया, और 16 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला। उन 16 लोगों को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, वहां के भाषा के आधार पर, काम करने के आधार पर मिला। आज विश्व की सबसे बड़े वैज्ञानिक जो साहित्य हैं, वह रूस और जर्मनी में है, और सब वहां की स्थानीय भाषा पर है।
हमारी पुरातत्व की जानकारी जो है विशेष जो है वो फ्रांस पर है, और फ्रांस की जो भाषा है वो फ्रेंच है। तो जहां जहां पर भी स्थानीय भाषा का महत्व रहा है, उस राष्ट्र ने बड़े पैमाने पर प्रगति किया है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यदि हम राष्ट्र जो जितने विकसित राष्ट्र हैं, जहां पर सबसे ज्यादा धन संपदा है, जहां पर शिक्षा का ज्यादा विकास हुआ है, ऐसे यदि टॉप के ऊपर के 20 राष्ट्रों को देखेंगे तो इन 20 राष्ट्रों में केवल 4 देश ही ऐसे हैं जिनकी भाषा जो है मातृभाषा अंग्रेजी है, बाकी 16 देशों की भाषा जो है वहां की स्थानीय भाषा है। लेकिन यदि हम सबसे पिछड़े राष्ट्र देखेंगे तो जो पिछड़े हुए 20 देश हैं, उन 20 देशों की जो भाषा जो है अपनी भाषा के साथ साथ विदेशी भाषा है। तो जो राष्ट्र विदेशी भाषा का अनुसरण करेगा उसका विकास नहीं हो सकता। और इसीलिए आज आवश्यकता यह है कि हमें अपनी भाषा पर जोर देना, हमारे जो यहाँ पर की स्थानीय भाषा है उस पर जोर देना, और स्थानीय भाषा पर भी अध्ययन अध्यापन होना। आज बड़े पैमाने पर छात्र जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए आते हैं, उनका माध्यम वहां की स्थानीय भाषा होता है, और उस स्थानीय भाषा से पढ़ के आने के बाद वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने में समर्थ हो जाता है, और कुछ समय पश्चात वो छोड़कर चला जाता है। बहुत सारे बच्चे चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं और अंग्रेजी नहीं आने के कारण से आत्महत्या कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं। तो इसलिए आज स्थानीय भाषाओं पर ये अध्ययन अध्यापन की तकनीकी ज्ञान की सुविधाएं होनी चाहिए, और यदि हम तकनीकी ज्ञान का विकास अपने स्थानीय भाषा पर करेंगे तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र जो है काफी प्रगति करेगा। भारत सरकार ने अपने नई शिक्षा नीति के तहत स्थानीय भाषा के महत्व को समझा है, स्थानीय भाषा के विकास पर जोर दे रहा है। आने वाले समय पर हमारे चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे चिकित्सा की पढ़ाई हो, चाहे हमारा प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा न्यायालयीन प्रक्रिया हो, इन सब पर स्थानीय भाषा का उपयोग होगा। आने वाले समय में यदि सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में जजमेंट आता है तो सबके लिए सुलभ होगा। यदि राज्यों में आता है तो राज्य के भाषा और हिंदी भाषा में आता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा ही अच्छा संदेश दिएगा। हमको अंग्रेजी का अंधाधुंध अनुकरण नहीं करना है। हम इतने 75 साल से ऊपर हम स्वतंत्र हो गए, हमने अभी पिछले कुछ समय पश्चात पहले जो है हमने एक बड़े पैमाने पर ये 75 साल का उत्सव मनाया, अमृतकाल मनाया। अब समय आ गया है कि हमें अंग्रेजी का अंधाधुंध अनुकरण नहीं करना, हमें उसके पीछे नहीं भागना है। हमें कब तक गुलाम रहेंगे? हमारी जो भाषा है, मातृभाषा है, हमारी जो राज्यों की भाषा है, उस पर हमें जोर देना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से भारत जो पुराना अपना वैभव है, उस पुराने वैभव पर पुनः वापस स्थापित होगा, क्योंकि भारत में मानव संसाधन बड़े पैमाने पर है। भारत में संसाधनों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 2 लाख बच्चे जो हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके चिकित्सा विदेश जाते हैं, और विदेश जाते हैं तो वहां की भाषा सभी देशों की भाषा अंग्रेजी तो है नहीं, वो जहां जाता है वो भाषा सीख लेता है। और यदि हमको जर्मन सीखना है, हमको रशियन सीखना है, फ्रेंच सीखना है, तो कोई व्यक्ति 3 से 6 महीने में सीख सकता है। हम जितने भाषा सीखना चाहें हमें भी सीखना चाहिए, लेकिन हमारी मातृभाषा जो है, हमारी जो स्थानीय भाषा जो है, वह हमको आना चाहिए, उस पर हमारा वार्तालाप होना चाहिए, उस पर हमें अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। हमारा प्रशासनिक काम, हमारा जो न्यायालयीन प्रक्रिया है, हमारा जितने भी प्रकार के काम है, वो सब इसी स्थानीय भाषा पर होगा। तो निश्चित रूप से भारत को जो पुराना वैभव है पुनः एक दिन वापस आएगा। तो आज इस अवसर पर मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूं, हम जिस प्रांत से हैं, हम वहां के भाषा बोलने में हमको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी संकोच नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ के बंधु छत्तीसगढ़ी में बोलना अपने आप को लगता है कि हम छत्तीसगढ़ी ना बोलें। कभी भी 2 छत्तीसगढ़ी आदमी मिल जाएगा तो छत्तीसगढ़ी में बात करने हम देखते ही नहीं। लेकिन यदि हम महाराष्ट्र चले जाएं या दूसरे किसी भी प्रांत में चले जाएं, 2 बंधु मिलेंगे तो अपनी स्थानीय भाषा पर, वहां की जो भाषा है उस पर ही बात करेंगे। तो अपने हर प्रांत के भाषा पर हमें गर्व करना, और हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है, हमारी मातृभाषा जो है हिंदी, इस पर हमें अहंकार होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम आने वाला समय जो है वो भारत को होगा
और भारत जो है पुनः ही अपने भाषाओं के माध्यम से, अपने शिक्षा पद्धति के माध्यम से, अपने संसाधनों को उपयोग करके भारत जो है एक दिन पुनः विश्व गुरु बनेगा और वो जो सपना हम लोगों ने देखा है वो सपना साकार होगा। इतना कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे बुलाया, आमंत्रित किया, आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महोदय जी। स्थानीय भाषाओं के पतन के कारणों पर आपने प्रकाश डाला और कालांतर में अपनी भाषाओं के उपयोग और सामर्थ्य से हमें अवगत कराया। आपने बखूबी कहा, सोने की चिड़िया से ना पूछ चोच पंख का दाम, जागृत हो समर्थ आगे तो बढ़, संसाधन है यहाँ तमाम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।